हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज हब। तो कैसे हो भाई सब? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्यों? यही बात है। तो पढ़ाई कैसी चल रही है? देखो, जो अपनी सीरीज चल रही थी उसी के ऊपर हम लेके आए हैं आपके लिए एक और मज़ेदार सा क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आइएगा फटाफट से, देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है। देखना है हमें कि एग्जामिनर ने एक ही क्वेश्चन को 3 बार कैसे घुमाया है। तो आइएगा फटाफट से चेक करिएगा हमारे पास में क्या है। ये बच्चा हमारे पास में सेकंड सेमेस्टर का है क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? प्रदर्शित कीजिए कि कूलाम के नियम से गॉस का नियम व्युत्पन्न कीजिए। गॉस के नियम को अवकल रूप में रूपांतरित करना है। पहला क्वेश्चन कब कब आया है? मत्स्य में आया है 2023 में, और राजस्थान विश्वविद्यालय में भी 2022 में भी आया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या है कि प्रदर्शित कीजिए कि कूलाम के नियम से गॉस का नियम व्युत्पन्न करना है। एक चीज का ध्यान रखना है, पूरे क्वेश्चन में जितना पूछे उतना ही करना है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिर्फ गॉस के नियम, कूलाम के नियम से गॉस का नियम व्युत्पन्न करना है। ठीक है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें इतनी वाली चीज, ये अवकल रूप एक्स्ट्रा पूछ लिया गया है। ओके, अब देखिएगा क्या है। गॉस के नियम का उल्लेख करते हुए अवकल रूप में उसके समीकरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इस क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन क्या कर दिया इसने? आधा कर दिया। समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? हाँ, तो तैयार हो फुल एनर्जी के साथ में? कौन कौन तैयार है बताओ फटाफट से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। हमें गॉस के नियम के लिए एक बंद काल्पनिक पृष्ठ हमें चाहिए होता है। हमने पढ़ा है 12th में भी, आप पढ़ के आए हो, जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी आप पढ़ के आए हो कि जब भी गॉस के नियम की बात करते हैं तो एक गाउसियन पृष्ठ लेते हैं। बंद गाउसियन पृष्ठ की हम क्या कर रहे हैं? कल्पना करते हैं। तो आइएगा करते हैं। ये लो, मैंने आपके लिए एक ये गाउसियन पृष्ठ की क्या कर ली? एक कल्पना कर ली। अब ये लो, क्या है मेरे पास में? कोई पॉइंट है ये ओ। क्या पॉइंट है? कोई मेरे पास में पॉइंट है ओ, है या नहीं है? अब देखिए, यहां से कोई बिंदु मेरे पास में क्या है? पी है। क्या है? कोई बिंदु पी है जिस पर मुझे क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे निकालनी है। तो भाई आओ आओ फटाफट से, ये लो। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या हुआ? एक सरफेस बन गया, और यहाँ मुझे क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये कैसा है? मेरे पास में ds वेक्टर हो गया। ये क्या है? ई वेक्टर हो गया। विद्युत क्षेत्र की मेरे पास में क्या आ गई है? तीव्रता आ गई है। समझ में आ रहा है इतना? किस किस को आ रहा है? और सबसे पहले हम बात करें कि O से और बिंदु P की दूरी कितनी है? स्मॉल r है। कितनी है? स्मॉल r है मेरे पास में। इतना समझ में आया भाई? इतना समझ में आया है क्या? ठीक है, ये लो। अब दूसरी बात क्या कर रहे हैं? जो ये एंगल बन रहा है ना, कौन सा? ये जो एंगल बन रहा है इसे हम बोलते हैं डी ओमेगा, जिसे हम बोलते हैं घन कोण, या फिर बोलते हैं ठोस कोण। क्या बोलते हैं? ठोस कोण बोलते हैं। समझ में आया? अब क्या करना है? जो हमने ये डायग्राम बनाया है उसको हिंदी में परिभाषित करना है कि हमने क्या क्या किया है, कितने डिस्टेंस हमने ली है, ये सब चीजें हमें लिखनी है। तो आओ भाई फटाफट से, तैयार है आप सभी के लिए? क्या किया है हमने? देखिएगा कि माना किसी बिंदुओं पर स्थित बिंदुवत आवेश हमारे पास में क्या है? प्लस क्यू है। कितना चार्ज है ये? प्लस क्यू हमारे पास में चार्ज है, और काल्पनिक पृष्ठ S द्वारा क्या है? परिबद्ध है, बाउंड है। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ S को क्षेत्रफल अल्पांशों में बांटा जाता है। उनमें से कोई एक क्षेत्रफल अल्पांश P पर स्थित है, जिसका मुझे क्या निकालना है? क्षेत्रफल ds वेक्टर है। इतना समझ में आया?
आया। तो लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं भाई, प्लस क्यू चार्ज से बिंदु P की दूरी हमारे पास में कितनी है भाई बताओ फटाफट से कितनी दूरी है। देखिएगा, लिखिएगा यहां हमारे पास में प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है, R है। तो व्युत्क्रम वर्ग नियम से, किसकी बात कर रहे हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम। अब व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या है भाई, कूलाम का नियम पढ़ा है, उसे हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम बोलते हैं। ये कहाँ पढ़ के आए, ये हम 12th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो लिखिएगा, तो व्युत्क्रम वर्ग नियम से ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग नियम से हम बात कर रहे हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की हमारे पास में तीव्रता कितनी आती है, बताओ भाई। ई वेक्टर बराबर कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन आता है। कितना आया है, Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। अब यहाँ R कैप क्या है, एकांक सदिश है। R कैप क्या है हमारे पास में, एकांक सदिश है। और एप्सिलॉन हमारे पास में क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता है। समझ में आया, ये हमने निकाल लिया है। हमारे पास में कौन सी इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास में आ गई है। अब बताओ भाई, अभी हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, जो ds वेक्टर हमारे पास में है, ds वेक्टर, ये क्षेत्रफल अल्पांश से हमें यहाँ पर क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, निर्गत फ्लक्स, कि ds अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स हमारे पास में कितना होगा। तो लिखिएगा, ds वेक्टर अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स। अब भाई निर्गत फ्लक्स की हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था फ्लक्स को किस से डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। और फ्लक्स कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है या नहीं होती है। तो आइएगा फटाफट से, क्या लिख रहे हैं हम, डी फाई बराबर क्या होता है हमारे पास में, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यही होता है या नहीं होता, क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब भाई देखो, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रख देंगे हम। क्या करेंगे कि समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, रख दो भाई, ये लो, तुम्हारे कहने पर मैंने ये भी कर दिया। क्या कर दिया, डी फाई बराबर ई वेक्टर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन कितना है, आर स्क्वायर, और क्या आएगा, आर कैप डॉट ds वेक्टर। यही आएगा ना। अब देखो, मुझे इसको सॉल्व करना है, करते हैं कैसे, ये लिखिएगा, सॉल्व करते हैं कि आर कैप क्या है, एकांक सदिश है, डॉट प्रोडक्ट। और जब भी डॉट प्रोडक्ट खुलता है कौन सा आता है, कॉस थीटा आता है। क्या आता है, कॉस थीटा आता है मेरे पास में, आता है। अब आर कैप क्या है, एकांक सदिश है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 हो गया मेरे पास में, हो गया ना, ये ds cos ऑफ थीटा। तो मेरे पास में क्या बच गया, ds cos ऑफ थीटा बच गया। मैं वैल्यू रख दूं इसकी, यहाँ पर रख दी, ये लो, डी फाई बराबर क्या आ गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन आ गया, कितना है, q अपॉन आर स्क्वायर ds cos ऑफ थीटा। कौन सी इक्वेशन आ गई है मेरे पास में, इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, ले ली। अब एक चीज बताओ मेरे को भाई, आपने घन कोण पढ़ा है, ये भी हम 12th में भी पढ़ के आते हैं। क्या होता है, घन कोण, या फिर आप बोल सकते हो ठोस कोण।
ये लो, कितना होता है बताओ फटाफट से। कितनी वैल्यू होती है, कितना होता है हमारे पास में डी एस कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। भाई पढ़ के आए हो, 11th में भी आप पढ़ के आते हो। ठोस कोण सॉलिड एंगल की जब हम बात करते हैं तो सरफेस एरिया अपॉन आर रेडियस का स्क्वायर आता है या नहीं आता है। ये लो, ठीक है। तो यहां से वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। तो लिखते हैं हम समीकरण, ये किसके बराबर होता है, डी ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है। तो समीकरण 4 से मान रखने पर, ये लो भाई तुम्हारे लिए हलवा तैयार हो गया है। कैसा, डी फाई बराबर कितना आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब क्यू तो है ही, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर किस में चला गया, अरे बताओ भाई जल्दी सोच के बताओ किस में चले गया, डी ओमेगा में चले गया। कितना आया है क्यू और कितना आया है डी ओमेगा हमारे पास में आ गया है। आया है या नहीं आया है बताओ, आ गया है। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5। ये किसके लिए आया है, किसी अल्पांश क्षेत्रफल ds के लिए आया है। अब हमें संपूर्ण के लिए निकालना है, तो लिखिएगा संपूर्ण पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स क्या करते हैं बताओ। संपूर्ण के लिए मैंने बताया था इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो समीकरण 5 का समाकलन करने पर कर दो। ये लो भाई कर दिया। कैसे आया है, इंटीग्रेशन डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, कांस्टेंट है। क्यू भी हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है। और ये कितना आ जाएगा, डी ओमेगा हमारे पास में आ जाएगा। आ गया। अब मैंने बताया था यहाँ पर समाकलन अवकलन एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या आया है, फाई आ गया है। कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज है, Q/4 पाई एप्सिलॉन है। अब एक चीज बताइएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है जब हम सरफेस की बात करते हैं, सर्कल की जब हम बात करते हैं तो कितना आता है, 2 पाई आता है। लेकिन जब हम स्फीयर की बात करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 4 पाई हमारे पास में आती है। 11th में पढ़ के आए हो ना स्टेरेडियन से। तो देखो ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल आउट हुआ तो फाई बराबर बच गया Q/एप्सिलॉन। ये हमारे पास में क्या आ गया है, गॉस का नियम आ गया है। किससे, कूलाम के नियम से हमने क्या निकाल लिया है, गॉस का नियम निकाल लिया। तो हम कह सकते हैं अतः स्पष्ट होता है कि जो हमारे सरफेस में जो टोटल चार्ज है उसका 1/एप्सिलॉन गुना होता है किसका, संपूर्ण पृष्ठ का निर्गत फ्लक्स। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, गॉस का नियम कहते हैं। तो भाई बताओ कैसा लगा, समझ में आया। तो लिखिएगा अतः स्पष्ट होता है कि, अतः स्पष्ट होता है कि किसी विद्युत क्षेत्र, किसकी बात कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसी विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की आप बात करो, क्या हो रहा है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ, किसकी बात कर रहे हैं। और एक चीज का ध्यान रखना है भाई, जब भी गॉस की बात आए या जब हम गॉस का नियम प्रूफ कर रहे हैं तो हम हमेशा क्या लेंगे, एक क्लोज सरफेस लेंगे, एक क्लोज पृष्ठ की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो लिखिएगा विद्युत क्षेत्र से अतः स्पष्ट होता है कि किसी विद्युत क्षेत्र से
से परिबद्ध निर्गत कुल फ्लक्स का मान, निर्गत कुल फ्लक्स का मान, ठीक है। परिबद्ध, परिबद्ध मतलब जानते हो, बाउंड, परिबद्ध आवेश Q व 1/एप्सिलॉन का गुणा होता है। इसे ही देखिएगा, आवेश Q के Q का गुना होता है, गुना होता है, इसे ही गॉस का नियम कहते हैं। ये लो भाई, तैयार है तुम्हारे पास में एक बढ़िया सा, ठीक है। अब हम बात करते हैं गॉस के नियम का अवकल रूप की। हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? गॉस के नियम के अवकल रूप की। अब अवकल रूप है क्या भाई, ये भी तो बताओ, अवकल रूप क्या है भाई? आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो हम आपको पढ़ाएंगे। देखिएगा, डालिएगा एक गॉस के नियम का अवकल रूप। और बच्चा, क्वेश्चन आने लायक है एग्जाम में, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन एग्जाम में वही देता है एग्जामिनर जहां कनेक्टेड होता है किसी ना किसी चीज से। क्या होता है? कनेक्ट होता है हमारे पास में। समझ में आया है? अब देखिएगा, जब भी हम गॉस की बात कर रहे हैं तो हमने बताया था बंद पृष्ठ की हम बात करते हैं, तो लिखिएगा बंद पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ले लो भाई, दूसरा भी तैयार है आपके लिए। बंद पृष्ठ, ठीक है। जब भी याद रखना हमारे पास में हमें क्या करना है, बंद पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भाई? बताओ। ये लो, अरे भाई, अरे क्या क्या कर रहे हो? कितनी होती है? किससे डिनोट करते हैं? ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। करते हैं या नहीं करते? तो निर्गत फ्लक्स भी हम जानते हैं कितना होता है, बताओ। अरे अभी निकाला है। ये लो, कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूं क्या होता है। फ्लक्स इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यही होता है या नहीं होता है? बताओ। होता है ना? कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर हमारे पास में हो गई 7। और अब हम क्या लिखते हैं? गॉस प्रमेय से। ये लो, अभी पढ़ के आए हैं, क्या होती है? फाई बराबर होती है Q अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये पढ़ के आए हैं अभी। इसी वजह से हमने क्या किया है, इसको निकाला है। क्या किया है? इसी चीज की निकाला है। और ये किसके लिए है भाई? सरफेस की हम बात कर रहे हैं। और एक बताओ, जब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी है आपने, क्या होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? होती क्या है कि सरफेस इंटीग्रल को किस में चेंज करती है? वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करती है। किस में करती है? वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करती है। तो हम बात कर रहे हैं, देखिएगा, यदि बंद पृष्ठ, हम बात कर रहे हैं बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना है हमारे पास में, किसी आयतन पर क्या है, एक समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास में? एक समान रूप से वितरित होता है। पढ़ा था ना वॉल्यूम इंटीग्रल जब हम पढ़ते हैं। अरे भूल गए भाई? 11th में भी पढ़ के आए हो। अरे भाई याद तो करना होगा। किसी बंद
यदि हम क्या बात कर रहे हैं, बंद पृष्ठ, कौन सा बंद, परिबद्ध है हमारे पास में, पृष्ठ कैसा है, यदि बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, अब भाई परिबद्ध का मतलब बताया था ना, बाउंड, बताया था या नहीं बताया था, परिबद्ध आवेश परिबद्ध आयतन में एक समान रूप से वितरित है तो क्या बात करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल की हम बात करते हैं, तो वितरित होता है तो आयतन आवेश घनत्व कितना होता है, बताओ भाई फटाफट से, कितना होता है, अरे भूल गए, 11th 12th भूल गए, 12th तो याद करनी है, अभी तो पढ़ के आए हो। किससे लिखते हैं, रो से हम डिनोट करते हैं, और कितना होता है, डी क्यू अपॉन डी वी होता है या नहीं होता है, अरे भूल गए, होता है ना, रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी है। अब यहाँ से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ये लो हमने वैल्यू निकाल दी है तुम्हारे लिए, निकाले तो कितना हो गया बताओ भाई, यहां से डी क्यू बराबर कितना निकल के आ जाएगा, रो डी वी हमारे पास में निकल के आ जाएगा। हमें निकालना है इसका क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसका क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 9 का क्या कर देंगे भाई, समाकलन कर देंगे, ये लो समाकलन करने पर कर दिया, कितना आएगा, डी क्यू बराबर रो डी वी हमारे पास में आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, Q बराबर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, रो डी वी। इतना समझ में आया या नहीं आया भाई, बताओ फटाफट से। और किसकी बात कर रहे हैं, क्लोज की हम बात कर रहे हैं भाई, परिबद्ध लिया है ना, बाउंड लिया है, मतलब क्लोज हमारे पास में क्या है, आयतन घनत्व है, वॉल्यूम डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अभी हम कौन सी इक्वेशन पढ़ के आए हैं, इक्वेशन नंबर हमने ये इसको नहीं दी है, ये लो 8 दे दी है इसको, ये हमने 9 दे दी है, ठीक है, ये हमने 10 दे दी है, ठीक है। अब ये लो आओ, समीकरण 8 से मान रख दें, कितना है, फाई बराबर इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर है, क्यू की जगह मैं ये वैल्यू रख देती हूँ, ये लो रो डी वी अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास में, एप्सिलॉन आ गया। इतना समझ में आया, अरे हलवा है ना, अरे आया या नहीं आया, कैसा लगा ये वाली चीज। अब गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से भाई सीधी सी बात है, यहाँ सरफेस है या वॉल्यूम है, इसको भी हम चेंज करते हैं ना। तो देखना गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से ये लो भाई, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से होती क्या है, हमारे पास में सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या करती है, चेंज करती है। और होता कैसा है, ये लो हमारे पास में क्या है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को किस में चेंज कर देती है, वॉल्यूम में, कैसे, डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर डी वी कर दिया चेंज। इसकी जगह मैं ये वैल्यू रख दूं यहाँ पर, ये लो तुम्हारे कहने पर रख दिया, रख दूं, क्या वैल्यू आई है, कितनी वैल्यू आई है, इंटीग्रेशन v डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर डी वी बराबर कितना है, इंटीग्रेशन v रो डी वी अपॉन कितना है, एप्सिलॉन। अब कौन सी इक्वेशन है, ये 10 हो गई हमारे पास में, ये 11 हो गई। तो देखना समीकरण 11 भाई कंपेयर किया ना हमने, अब 11 से बताओ, ये रो है हमारे पास में,
ठीक है, ये डीवी है, डीवी का मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ है, और इसका क्या है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना। तो हम लिख सकते हैं डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन, और यही हमारे पास में क्या आता है भाई, बताओ क्या आता है, गॉस प्रमेय का अवकल रूप आता है। तो लिखिएगा समीकरण 12, गॉस प्रमेय का अवकल रूप है। अरे भाई ये लो, तुम्हारे लिए सबके लिए तैयार हो गया है हलवा। तो फटाफट से ये जो सीरीज हमारी चल रही है यूट्यूब पर बीएससी नॉलेज हब पर, उसको कंटिन्यू करते रहिएगा, और जल्दी से जल्दी आपका जो रिवीजन बैच स्टार्ट हमने कर दिया है उसे ज्वाइन करिएगा भाई, बहुत बेनिफिट मिलेगा 2025 एग्जाम में आपको, क्योंकि यहाँ जो भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ना, वो आपके एग्जाम पर्पस से देख के हुए लेके आ रहे हैं कि किस तरीके से हमारे सेमेस्टर में एग्जाम क्वेश्चंस बने हैं और क्या बन सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।